साल था 1911। दिल्ली में जॉर्ज पंचम का दरबार लगा। पूरे भारत से राजे रजवाड़े दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे और प्रोटोकॉल तय था। हर राजा हीरे जवाहरातों से सजी राजसी पोशाक में आएगा। राजा के सामने पेशी होगी। इस दौरान सिंहासन के सामने 3 बार सिर झुकाना होगा और फिर बिना पीठ दिखाए वापस लौट जाना होगा। राजाओं की लाइन लगी थी। लाइन में आगे खड़े 2 लोगों ने प्रोटोकॉल के अनुसार पेशी दी और वापस लौटे। अब बारी थी तीसरे शख्स की, लेकिन ये शख्स कुछ अलग था। वो बिना शाही गहने पहने दरबार में आया था। हालांकि उसके हाथ में एक सुनहरी लाठी जरूर थी। उसने जॉर्ज पंचम को देखा, सर हल्के से झुकाया। ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ये सब देख रहा था। जलसे की जिम्मेदारी उसी के हाथ में थी और सब कुछ सही ढंग से हो ये उसे ही देखना भी था। लेकिन उस वक्त हार्डिंग ने जो देखा उसकी त्योरियां चढ़ गई। तीसरा शख्स झुका, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा, और वो भी बस एक बार। इसके बाद वो मुड़ा और आधी दुनिया के सम्राट को पीठ दिखाता मुस्कुराता हुआ लौट गया। ये बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। आज 19 जुलाई की तारीख है और इसी दिन साल 1968 में बड़ौदा रियासत के आखिरी महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ का देहांत हुआ था। आज आपको सुनाएंगे बड़ौदा रियासत और गायकवाड़ राजघराने की कहानी। डोमिनिक लपेयर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं, बड़ौदा के महाराजा दरबार में जो पोशाक पहनकर आते थे वो खालिस सोने की तार की बुनी होती थी। बुनाई का काम रियासत के खास परिवार को ही दिया गया था। परिवार का हर आदमी अपने नाखून बढ़ा कर रखता था। इन नाखूनों को काट कर उनमें कंघियों जैसे दांत बना दिए जाते थे ताकि सोने के पतले तारों से महाराजे की पोशाक का कपड़ा बन सके। किताब में आगे दर्ज है कि बड़ौदा के राजा जिस हाथी से चलते थे उसके कानों में 10-10 सोने की जंजीरें लटकती रहती थीं और रियासत के पास सितारे दक्कन नाम का एक हीरा हुआ करता था जिसे फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने अपनी प्रेमिका यूजीन को तोहफे में दिया था। भारत में मौजूद समस्त रियासतों में हैदराबाद के बाद बड़ौदा दूसरी सबसे ताकतवर रियासतों में मानी जाती थी। एक ज़माने में यहाँ के राजा दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। ये सब मुकम्मल हुआ एक छोटी सी शुरुआत से। बड़ौदा रियासत की कहानी शुरू होती है 18वीं सदी की एकदम शुरुआत में। मराठा साम्राज्य लगातार ताकतवर होता जा रहा था। छत्रपति शाहूजी महाराज के आदेश पर मराठा जनरल खांडेराव दाभाडे ने गुजरात पर आक्रमण कर मुगलों के इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। 1716 में खांडेराव मराठाओं के सेनापति बने। उनके एक जनरल दामाजी गायकवाड़, जिन्हें शमशेर बहादुर की उपाधि मिली हुई थी, उन्होंने 1721 में गुजरात में बड़ौदा रियासत की नींव रखी। दामाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी बने पिलाजी राय गायकवाड़ और इस तरह गायकवाड़ राजवंश की शुरुआत हो गई। बड़ौदा रियासत को लेकर शुरुआती कुछ दशक तक काफी तनातनी भी रही। फिर 1752 में पेशवा बालाजी बाजीराव के शासन में पिलाजी के बेटे दामाजी द्वितीय को बड़ौदा का एकमात्र शासक डिक्लेयर किया गया। बदले में तय हुआ कि बड़ौदा से पेशवा को हर साल 5 लाख रुपए की चौथ दी जाएगी। 5 लाख आप सोचिए 18वीं सेंचुरी का। और 20,000 की घुड़सवार सेना पेशवा की सेवा के लिए हर समय तैयार रहेगी। मतलब जब यलगार होगा तब आपको जाना पड़ेगा लड़ाई में। इस सेना का पूरा रखरखाव बड़ौदा राजघराना करेगा। साल 1758 में दामाजी गायकवाड़ ने अहमदाबाद के मुगल गवर्नर को उसके पद से हटाया और गुजरात के सबसे ताकतवर शासक वो बन गए। 19वीं सदी की शुरुआत तक मराठाओं और बड़ौदा रियासत के रिश्ते अच्छे चले, बाकी मराठा और इनके कह लीजिए आप। लेकिन फिर दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के चलते शक्ति का संतुलन बदला। लिहाजा बड़ौदा रियासत ने अंग्रेजों से संधि में अपनी भलाई समझी। 1802 में बड़ौदा के राजा आनंदराव गायकवाड़ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच एक संधि हुई, जिसके चलते रियासत का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में गया। लेकिन गायकवाड़ अपनी सत्ता बचाने में सफल भी रहे। बड़ौदा के इतिहास में अगला बड़ा चैप्टर आया साल 1856 में। इस साल बड़ौदा की गद्दी पर बैठे खांडेराव गायकवाड़ द्वितीय। इन्होंने 1870 तक शासन किया और इनके दौर में 2 बड़ी घटनाएं हुई। पहला, 1857 के बाद ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कमान अपने हाथ में ले ली क्योंकि क्रांति हुई थी। इसके चलते सरकार का एक रेजिडेंट ऑफिसर हर समय बड़ौदा में तैनात रहने लगा। ये उन्होंने सारे ही किंगडम्स में भेजे थे। इस ऑफिसर के चक्कर में आगे बड़ा हंगामा भी हुआ। लेकिन पहले दूसरी बड़ी घटना आप सुन लीजिए।
महाराजा खांडेराव गायकवाड़ वो पहले भारतीय शासक थे जो अपने राज्य में रेल लेकर आए, विजनरी रूलर्स में गिने जाएंगे। 1862 में दाभोई से मियागाम तक एक 32 किलोमीटर लंबी रेल लाइन डाली गई। शुरुआत में रेल के डिब्बों को खींचने के लिए बैल इस्तेमाल में लाए जाते थे, क्योंकि रेल लाइन ऐसी नहीं थी कि उस पर स्टीम लोकोमोटिव्स चल सकें। 1872 में इस लाइन को और मजबूत किया गया, जिसके बाद यहाँ नैरो गेज की लाइन में रेल इंजन दौड़ाया गया। आगे के सालों में दाभोई पश्चिमी रेल नेटवर्क का एक फोकल पॉइंट बना, जो उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा नैरो गेज जंक्शन हुआ करता था। इन्हीं महाराजा खांडेराव गायकवाड़ के दौर में एक और खास चीज बनाई गई, मोतियों की एक चादर, जिसे बड़ौदा के कारीगरों ने बनाया था। खांडेराव ने इस चादर को खास तौर से बनवाया था ताकि इसे मदीना में चढ़ाया जा सके, लेकिन वो ऐसा कर पाते इससे पहले ही उनका देहांत हो गया। आगे चलकर ये कालीन बड़ौदा की ही एक महारानी के जरिए यूरोप और फिर वहां से यूएस पहुंचा। साल 2009 में हुए एक ऑक्शन में इसे 45 करोड़ रुपए में खरीदा गया और साल 2023 में नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर का हिस्सा है। अब बात करते हैं उस ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफिसर की जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हमने किया। इनका नाम था रॉबर्ट फायरे। फायरे साहब हमेशा फायर ही रहते थे, इसलिए बड़ौदा के महाराज से उनकी खास बनती नहीं थी। महाराजा खांडेराव के कार्यकाल तक तो फिर भी सब ठीक चला, लेकिन 1870 में उनके देहांत के बाद हालत बिगड़े। महाराजा खांडेराव का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनकी मौत के बाद उनके भाई मल्हारराव गायकवाड़ बड़ौदा के महाराज बने। इस कार्यकाल में एक घटना हुई जिसने बड़ौदा के भविष्य पर गहरा असर डाला। ये बात है साल 1874 की। एक रोज रॉबर्ट फायरे सुबह सुबह घूमकर लौटे। हमेशा की तरह फायरे का नौकर शरबत का एक गिलास लेकर आया। एक घूंट पीते ही फायरे को मितली आ गई और उन्होंने शरबत का गिलास जमीन में उड़ेल दिया। फायरे ने देखा गिलास में अंदर कुछ काला जमा हुआ है। तुरंत उन्होंने हिसाब लगाया कि ये जहर है। जैसे ही ये खबर आसपास फैली, ब्रिटिश अधिकारियों के बीच हंगामा मच गया। हालात संभालने के लिए महाराजा मल्हारराव ने फायरे को आश्वासन दिया कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे। जांच होती इससे पहले ही फायरे ने डिक्लेयर कर दिया कि षड्यंत्र के पीछे महाराज खुद हैं। ब्रिटिश सरकार पहले से ही मल्हारराव को ठिकाने लगाने का बहाना ढूंढ रही थी, अब मिला भी। उन्होंने मल्हारराव के खिलाफ जांच बैठा दी। जांच पैनल में 3 भारतीय और 3 अंग्रेज थे। मल्हारराव ने अपनी पैरवी के लिए एक इंग्लिश बैरिस्टर को बुलाया, लेकिन फैसला अपने हक में वो मोड़ नहीं पाए। मल्हारराव को गद्दी से उतार दिया गया। अब सवाल था कि नया राजा कौन बनेगा। इस सवाल और साल 1875 से बड़ौदा की कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे महाराज की जिन्हें अपने दौर का सबसे उदारवादी शासक माना गया। इनका नाम था सयाजीराव गायकवाड़। इनके बचपन का नाम गोपाल राव था। ये बड़ौदा राज परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन दूर का रिश्ता था। इनके राजा बनने की कहानी यूं है कि मल्हारराव के गद्दी से उतरने के बाद पूर्व महाराजा खांडेराव की पत्नी महारानी जमुनाबाई ने गायकवाड़ राजवंश के सभी रिश्तेदारों को बड़ौदा आने का न्योता दिया। न्योते की शर्त यह थी कि उन्हें अपने बेटों को साथ लाना पड़ेगा और जो सबसे उपयुक्त होगा उसे महारानी गोद लेंगी और वही बड़ौदा का अगला महाराज बनेगा। प्रत्याशियों में एक नाम था 12 साल के गोपाल राव का। गोपाल राव 3 भाइयों में मंझले थे, बीच वाले। जब न्योते का पता चला, उनके माँ बाप 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर महाराष्ट्र के कवलाना से बड़ौदा आए। बड़ौदा में सभी प्रत्याशियों से एक सवाल पूछा गया कि क्यों आए हो यहाँ। इस पर गोपाल राव ने जवाब दिया, मैं यहाँ राज करने आया हूँ। इसके बाद गोपाल राव को एक नया नाम दिया गया, सयाजीराव, और सत्ता संभालने के लिए उनकी ट्रेनिंग शुरू की गई, ग्रूम किया गया उनको। साल 1881 में सयाजीराव को पूरी सत्ता मिली और अंग्रेजों ने उन्हें फर्जद खास दौलत इंग्लिशिया की पदवी भी दी। इस पदवी का मतलब था ब्रिटिश राज का खासम खास। सयाजीराव ने 58 सालों तक बड़ौदा पर शासन किया। इस दौरान उन्होंने बहुत सारे सुधार लागू किए, बाल विवाह पर बैन लगाया, स्कूल्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए और कला को बढ़ावा दिया। उन्हीं के कार्यकाल में बैंक ऑफ बड़ौदा की भी स्थापना हुई, जो साल 2023 में, जबकि ये वीडियो शूट हुआ, तब भी भारत के बड़े बैंक्स में से एक है। महाराज का एक हासिल ये भी रहा कि उन्होंने भारत की पहली पब्लिक लाइब्रेरी बनवाई। उन्होंने रेल नेटवर्क को बढ़ावा दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप प्रदान करने वाले भी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ही थे। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाएगा इसे। इसी स्कॉलरशिप की बदौलत अंबेडकर पढ़ाई के लिए अमेरिका जा पाए। हालांकि एक बात यह भी सच है कि जब 1917 में अंबेडकर लौटते हैं, बड़ौदा में उन्हें भयानक छुआछूत से रूबरू होना पड़ा। हुआ यूं कि बड़ौदा सरकार में अंबेडकर को नौकरी मिली, वहीं से ग्रूम भी किया गया था, लेकिन कहीं कमरा उनको नहीं मिला। इसलिए किसी सराय में वो एक पारसी नाम रखकर
रहने लगे। एक दिन दर्जन भर लोग अचानक उनके कमरे में आ गए और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। डॉक्टर अंबेडकर को शाम तक सराय खाली करने के लिए कह दिया गया। वो लिखते हैं, मेरा दिल बैठ गया, मैंने बद्दुआएं दी और बुरी तरह रो पड़ा। वो अपने हिंदू दोस्तों के पास भी गए लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। इस घटना से 18 बरस बाद डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, मेरे जहन में आज भी वो घटना एकदम ताज़ा है और जब भी मैं उसे याद करता हूँ रोए बिना नहीं रह पाता। जहाँ तक महाराज सयाजी राव की बात है, 63 साल की ज़िंदगी जीने के बाद साल 1939 में उनका भी देहांत हो गया। उनके बाद उनके पोते प्रताप सिंह राव गायकवाड़ को बड़ौदा का महाराज बनाया गया। अब देखिए, यहाँ से शुरू होती है बड़ौदा के भारत संघ में विलय की कहानी। वल्लभ भाई पटेल के निजी सचिव और रियासतों के भारतीय संघ में विलय के सूत्रधार रहे वीपी मेनन अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स में लिखते हैं, भारत के किसी और राजा को विरासत में इतनी दौलत नहीं मिली जितनी महाराज प्रताप सिंह गायकवाड़ को। उनके सत्ता में बैठते वक्त बड़ौदा सबसे ताकतवर रियासतों में एक थी, लेकिन चंद सालों में हालात ऐसे बने कि सरकार को बड़ौदा के महाराज पर लगाम लगाने को मजबूर होना पड़ा। क्या हुआ था ऐसा? साल 1939 में प्रताप राव महाराज बने। कोल्हापुर की घोरपड़े परिवार से आने वाली महारानी शांता देवी उनकी महारानी थी। इस शादी से महाराज को 8 बच्चे हुए, लेकिन फिर 1943 में महाराज मद्रास के एक जमींदार की बेटी के इश्क में गिरफ्तार हो गए। महाराज के सामने 2 दिक्कतें थीं। पहली, सीता देवी नाम की लड़की पहले से शादीशुदा थी और दूसरी दिक्कत यह कि बड़ौदा के कानून के अनुसार कोई आदमी दोबारा शादी नहीं कर सकता था। आप याद कीजिए, इनके ही जो एंसेस्टर्स थे रिफॉर्म लेके आए थे ढेर सारे। मेनन लिखते हैं, महाराज ने रास्ता ढूंढा, सीता देवी को इस्लाम धर्म कबूल करवाया और फिर कोर्ट से कागज ले आए जिसके अनुसार धर्म परिवर्तन के चलते सीता देवी की पहली शादी रद्द हो गई। इसके बाद सीता देवी का दोबारा धर्म परिवर्तन करा लिया गया। हालांकि महाराज की परेशानी अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुई। दूसरी शादी में बड़ौदा का कानून आड़े आ रहा था, इसलिए महाराजा ने कानून ही बदला और उसमें लिखवाया कि यह कानून महाराज के लिए लागू नहीं होता। इसके बाद महाराज ने सीता देवी के साथ दूसरी शादी कर ली फाइनली। इस शादी के चक्कर में, जैसे हमने बताया, बड़ा हंगामा भी हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इसे अमान्य ठहराया और दंड स्वरूप साल 1944 में सरकार ने महाराज का सालाना प्रिवी पर्स 50 लाख रुपए से घटाकर 25 लाख कर दिया। साल 1947 में जब बड़ौदा रियासत भारत में विलय की उसकी बात शुरू होती है, शुरू में महाराज काफी उत्सुक दिखते हैं आपको, जो हिस्टोरियंस बता रहे हैं। संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने वालों में बड़ौदा पहली रियासत थी और जल्द ही उन्होंने विलय पत्र पर दस्तखत की इच्छा भी जाहिर कर दी कि मैं साइन करता हूं। सबको लगा कि मामला सेटल हो गया, लेकिन फिर ऐन मौके पर महाराज अपनी बात से पलट गए। महाराज के पड़ोस में जूनागढ़ की रियासत पड़ती थी और वहां के नवाब ने पाकिस्तान में विलय की इच्छा जाहिर की थी, तो प्रताप राव को लगा कि इसका फायदा उठाकर वो भी अपनी रियासत के लिए हक मांग सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लिखे 2 सितंबर 1947 के खत में वो लिखते हैं, मुझे जूनागढ़ के हालात पता हैं, हम मदद करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। क्या थी ये शर्तें? एक शर्त ये थी कि उन्हें यानी प्रताप सिंह को बड़ौदा का महाराज घोषित किया जाए, साथ ही बड़ौदा रियासत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। मेनन लिखते हैं, पटेल ने इस खत का सीधा जवाब देते हुए लिखा, भारत सरकार को आपकी मदद की जरूरत नहीं है। उधर 1947 में महाराज का एक और राज खुला। आज़ादी के बाद बड़ौदा की ट्रेजरी का हिसाब किया गया तो पता चला महाराज ने 1943 से 1948 के बीच प्रीवी पर्स के अलावा 6 करोड़ रुपए और निकाले थे, जो बड़ौदा की जनता का पैसा था क्योंकि वही लोग टैक्स भर रहे थे। इसके अलावा 7 लड़ी वाला एक मोतियों वाला हार, सितारा दक्कन, जड़ा हीरे का हार और मोतियों के बने 2 कालीन बड़ौदा के खजाने से ये सब चीजें महाराज ने देश के बाहर पहुंचा दी थी। ये सब देखकर सरदार पटेल ने तेजी से महाराज के स्क्रू कसने शुरू किए और अंततः 31 जनवरी 1949 को महाराज ने भारत के साथ विलय की घोषणा की। विलय संपन्न हुआ 1 मई 1949 को, जब बड़ौदा को बॉम्बे का हिस्सा बना दिया गया, तब स्टेट था। लेपियर और कॉलिंस की किताब के अनुसार जिस रोज विलय की बात पक्की हुई, महाराज इतने दुखी थे कि मेनन के गले लगकर वो रोए भी। यहाँ तक आते आते बड़ौदा रियासत के भारत में विलय की पूरी कहानी आपने सुन ली। शायद एक सवाल अब भी आपके मन में रह गया हो कि सीता देवी का क्या हुआ, जिनसे महाराज प्रताप राव ने दूसरी शादी की थी। उनकी कहानी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। 1947 के बाद रानी यूरोप गई और वहाँ के देश मोनाको की नागरिकता उन्होंने ली। बड़ौदा रियासत से ले जाए गए काफ़ी सारे बेशकीमती जवाहरात महाराजा ने सीता देवी को दिए थे। आगे जाकर ये अलग अलग ऑक्शंस में देखे गए, यानी नीलाम हुए।
इनमें 2 हीरे भी शामिल थे। एक था 128 कैरेट का और दूसरा 78 कैरेट का। हीरे की बात हो रही है। साल 2023 के हिसाब से इनकी कीमत प्रति कैरेट 6 करोड़ रुपए बैठती है। बाकी मैथ आप लगाइए। भारतीय इतिहास पर लिखने वाले KRN सामी द ट्रिब्यून के एक आर्टिकल में सीता देवी और इन जवाहरातों से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा बताते हैं। हुआ यूं कि सीता देवी के पास एक जोड़ी हीरो जड़ी पायजेब हुआ करती थी, पायल। साल 1953 में सीता देवी ने इन्हें बेचा। इन्हें न्यूयॉर्क के एक जौहरी ने खरीदा और पायजेब से हीरो का एक हार बना लिया। अब इत्तेफाक से हीरो का यह हार वॉलेस सिम्पसन ने खरीदा। ये कौन थी? जॉर्ज पंचम थे ना, उनके एक बेटे हुए थे एडवर्ड। जॉर्ज पंचम ने उन्हें राजा बनाया, लेकिन एडवर्ड को एक विधवा महिला के साथ इश्क हुआ था और उसके लिए उन्होंने सिंहासन छोड़ा था, एब्डिकेट किया था। इसके बाद जॉर्ज छठे इंग्लैंड के राजा बने। बाद में इन्हीं की बेटी एलिजाबेथ रानी बनी। बहरहाल वॉलेस सिम्पसन के हार खरीदने के बाद न्यूयॉर्क की एक पार्टी में उनकी और सीता देवी की मुलाकात हुई। पार्टी में जहां हर कोई हार की तारीफ कर रहा था, सीता देवी ने तंज मारते हुए कहा, हाय मेरे पैरों पर भी अच्छा लगता था। बस फिर क्या था, वॉलेस भड़क गई और उन्होंने यह हार जौहरी को वापस कर दिया। इसके बाद सीता देवी का क्या हुआ? 1956 में महाराजा प्रताप राव और सीता देवी अलग अलग हो गए। महाराज ने अपने अंतिम दिन लंदन में गुजारे, वहीं सीता देवी 1986 तक जिंदा रहीं। अपने आखिरी दिन मुफलिसी में गुजारने के बाद फ्रांस में उनकी मौत हुई और वहीं उनका अंतिम संस्कार भी हुआ। तारीख का ये शानदार एपिसोड लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे इसे जतिन ने रिकॉर्ड किया था। देखते रहिए दी ललन टॉक।